हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद होम क्लासेस में मैं अमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का लेक्चर नंबर 3 जो कि फर्स्ट चैप्टर का है। और इस चैप्टर में हमने पहले पढ़ रखे हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और उनमें फिजिकल चेंज क्या होते हैं, इनके बारे में मैंने स्टडी कर रखी है। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन अगर अनबैलेंस्ड है तो उसको बैलेंस कैसे करते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करते हैं, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि रासायनिक समीकरण संतुलित होती कैसे हैं, कब होती हैं। तो हम बता रखे हैं पहले ही आपको कि जब अभिक्रियाओं में दोनों पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष, अगर दोनों में परमाणुओं या अणुओं की संख्या जो है वो समान है, या फिर ये कह सकते हैं कि आणविक द्रव्यमान अगर दोनों तरफ समान है तो वो क्रिया क्या होती है, संतुलित होती है। अगर ऐसा नहीं है तो क्रिया असंतुलित होती है, या इसको हम ढांचा क्रिया भी कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं इसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो इसके लिए जानना जरूरी है, मैंने कहा कि आप संतुलित अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में जरूर जानें। तो संतुलित समीकरण के बारे में हमने बता रखा है, जिन अभिक्रियाओं के बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया CaCO3 और ये टूट रहा है, क्या बना रहा है, CaO प्लस CO2 बना रहा है। इस क्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया है और कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। तो इसमें आप देख सकते हैं कैल्शियम कितने परमाणु है, कैल्शियम का एक परमाणु यहाँ पर दिख रहा है, इधर भी कैल्शियम का एक परमाणु है। साथ ही साथ अगर कार्बन की बात करें हम तो कार्बन यहाँ पर एक है और इधर भी कार्बन एक है, अर्थात कार्बन और कैल्शियम तो बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 3 है, एक यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 3 है। अर्थात ये समीकरण कैसी है, एक संतुलित समीकरण होती है। ये क्या होती है, संतुलित समीकरण होती है। तो इस तरह से संतुलित समीकरण आप देख सकते हैं, उनकी जांच कर सकते हैं। लेकिन अब इनको अगर संतुलित नहीं है तो ऐसी संतुलित अभिक्रियाओं को तो हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जब संतुलित नहीं होगी उसे हम असंतुलित यानी ढांचा क्रिया कहते हैं। उन असंतुलित अभिक्रियाओं को क्या करते हैं, तो उनके लिए हम मेथड देखते हैं। कई मेथड होते हैं, हालांकि हम यहाँ पे अगर आपसे बात करें तो क्लास 10 में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है जो कि हीट एंड ट्रायल मेथड होता है। बाकी इलेक्ट्रॉन विधि है और ऑक्सीकरण संख्या विधि भी होती है। तो इस तरह से आप उनको देखकर उससे आप उसे बैलेंस कर सकते हैं। तो कैसे आप करते हैं उनके बारे में ध्यान दीजिएगा। तो हम पहले बात करेंगे कि कैसे, हाँ यहाँ पे तो आप जान ही चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल हम बराबर करते हैं। ढांचा क्रिया क्या होती है, ढांचा क्रिया भी देख लेते हैं। जैसे मैंने एक क्रिया ले ली, मान लीजिए मैंने MnO प्लस HCl ले लिया, MnO प्लस HCl ले लिया और इससे बना दिया मैंने MnCl2 प्लस H2O। इससे क्या बना दिया मैंने, इससे बनाया मैंने MnO लिया है, मैग्नीज ऑक्साइड लिया है और मैग्नीज ऑक्साइड में HCl डाला है। HCl जब डालेंगे तो बनेगा क्या, यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड बनता है, यहाँ तो मैग्नीज क्लोराइड बन रहा है। और मैग्नीज क्लोराइड जब बनेगा तो यहाँ पे क्या निकलेगा, H2O निकलेगा और साथ ही साथ यहाँ पर क्या निकलेगा, क्लोरीन भी निकलेगी। इस चीज को ध्यान रखना, क्लोरीन भी निकलेगी Cl2। और लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड लेना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड HCl, MnCl2 यानी मैग्नीज क्लोराइड और यहाँ पर क्या है, जल है। अब आप देख सकते हैं ये एक ढांचा क्रिया है। कैसे है, तो आप देख सकते हैं Mn कितने, यहाँ पर एक है, इधर Mn एक है, यहाँ पर O कितने हैं, 2 है, यहाँ पर O एक ही दिख रहा है, यहाँ पर H एक है, H इधर 2 है, यहाँ Cl एक है, यहाँ Cl 2 और 2 4 है, अर्थात HCl में कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो इस तरह से इसको हम देखकर बता सकते हैं कि ये कैसी क्रिया है, ढांचा क्रिया है। तो इसको ढांचा क्रिया कहते हैं या इसको कंकाल अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, कंकाल अभिक्रिया या कंकाल रासायनिक समीकरण भी कह सकते हैं, कंकाल अभिक्रिया भी कहते हैं, या इसको ढांचा समीकरण भी कहते हैं। कंकाल समीकरण कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि समीकरण पढ़ रहे हैं तो समीकरण लिखिएगा, समीकरण, या फिर इसी को हम क्या कहेंगे, ढांचा समीकरण, ढांचा समीकरण, या इसी को असंतुलित समीकरण भी कहते हैं। तो अब इन ऐसी क्रियाओं को हम संतुलित कैसे करते हैं, इसके लिए आपको पढ़ना है क्या, हीट एंड ट्रायल मेथड। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि कौन सी है, अगर आपसे पूछी जाए विधि कौन सी है तो आप क्या बताएंगे
हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड यानी कि इसको कहते हैं जांच एवं त्रुटि विधि। जांच एवं त्रुटि विधि। तो इससे हम क्या करेंगे, अब क्रियाओं को देखेंगे कि कैसे वो संतुलित की जाती हैं। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं कि संतुलित समीकरणों को या असंतुलित समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं और संतुलित समीकरण क्या होते हैं, ये तो आप जान ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, तो एग्जाम्पल लेते हैं पहला कौन सा, यही ले लेते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड का। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आप डाल सकते हैं। अब आप कैसे करेंगे, ये आपकी कंकाल समीकरण है, ये आपने एग्जाम्पल ले लिया है, ये कंकाल समीकरण है। लेकिन जब इसको लिखते हैं, अब हम यहाँ पे दूसरे कलर से लिखेंगे। हालांकि एक तरफ आपको लिखा जाता है यहाँ पर असंतुलित समीकरण या ढांचा समीकरण आप लिख सकते हैं। ढांचा समीकरण आपको लिखा हुआ मिलता है, तो इसके लिए आप दूसरी समीकरण लिखते हैं इसको पुनः MnO2 प्लस HCl, क्योंकि इसको आप क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करके बैलेंस कर रहे हैं। तो बैलेंस सेक्शन दोबारा लिखना है, इसलिए क्या करते हैं देखते हैं। तो MnCl2 हो जाएगा प्लस H2O हो जाएगा प्लस Cl2 लिखा हुआ है, वो भी मैंने लिख लिया। अब इतना करने के बाद अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, तत्वों को जहां पर लिख रहे हैं वहीं पर लिखते हैं, आप ध्यान रखिएगा। जैसे O लिखा है तो O2 मैंने 2 नीचे लगाया हुआ है, यानी इसके सफिक्स में है, इसको आपको ध्यान रखना होता है। Cl के सफिक्स में है, ना कि उसके बराबर लगाना है। बराबर कौन लगेगा और कहाँ लगेगा वो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे Mn1 है, तो यहाँ पे Mn की बात अभी नहीं कर रहे हैं, इधर भी Mn1 है, कोई हमें पता नहीं चल रहा है कि Mn कितने होंगे। HCl से पता चल रहा है शायद यहाँ पर Cl यहाँ कितने हैं, 2 यहाँ है, 2 यहाँ पर ये देखिए और 2 यहाँ, 4 Cl है। तो यहाँ HCl कितने डाले जाएंगे, डाला तो HCl ही गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे तो 4 करके देखते हैं। जब 4 HCl करेंगे तो हो जाएंगे H कितने 4, और 4 हाइड्रोजन अगर इधर होने चाहिए तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा 2, अर्थात हम यहाँ पर ही इस समीकरण में लगाएंगे जिसमें संतुलित कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2H2O। इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक Cl2 निकला हुआ है, 2H2 हो गए। अब 2H2 हो गए तो O भी देखो कितने हो गए, O एक यहाँ दिख रहा है, लेकिन इसका गुणा इस वाली संख्या से हो जाता है। प्रत्येक परमाणु का गुणा सामने के मोल से हो जाता है, तो पता चल जाता है उसके परमाणु कितने हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा Cl कितने हैं, तो Cl आगे कोई संख्या नहीं, आगे अगर कुछ नहीं है तो एक ही माना जाएगा। तो Cl कितने 2 हैं तो 2 ही रहेंगे, ध्यान रखिएगा। एक Mn है, एक ही रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं H के सामने 4 लिखा हुआ है, तो H कितने हैं 4 हैं, Cl कितने हैं 4 हैं, ये आपको ध्यान रखना होता है। इसके बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं MnO2 थे, यानी O भी 2 थे, और यहाँ पर भी O कितने हो गए 2 हो गया, O 2 थे, O हो गए। Mn1 था, एक Mn हो गया। Cl कितने थे, यहाँ पर 4 H दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ पर आपको मैंने कहा यहाँ पे असंतुलित है, इस इधर लिखना है आपको, ये ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगी MnO2 प्लस 4HCl बनेगा क्या, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो ये आपकी संतुलित समीकरण हो जाती है। आप यहाँ पे मैंने लिख दिया था, उसको नीचे लिखना है, क्योंकि वो ऊपर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में नहीं, आपके आंसर में आपको संतुलित करके बताना है। तो आंसर में आपने कहाँ सही किया है ये आप देख सकते हैं, आंसर में आपने कहाँ सही किया है। तो एक तो ये हो जाता है और एक ये, इन 2 चीजों को आपको संतुलित करना है। अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे लेते हैं लेड मैग्नेट PbNO3 का होल ट्वाइस। होल ट्वाइस का मतलब आप समझ रहे होंगे, लेड जो होता है Pb जो है वो 2 बार बनाएगा, एक इधर और एक तरफ NO3 एक तरफ NO3 बन जाएगा। बनाएंगे तो क्या बनेंगे PbO बनेगा, साथ में क्या निकलेगा NO2 निकलेगी, साथ में O2 गैस निकलेगी। लेकिन ये समीकरण क्या है, ये असंतुलित समीकरण है, इसको हम लिखेंगे संतुलित करेंगे। तो ये असंतुलित समीकरण है, कैसी है, असंतुलित समीकरण है। कैसी समीकरण है, असंतुलित है। इसको संतुलित समीकरण में लिखना है, तो यहाँ पे इसका सॉल्व लिखना है। अब इसको क्या करना है Pb, अब हम करेंगे क्या, पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पर देखिएगा 2 2 4 और यहाँ पर एक ये 5 ऑक्सीजन है,
क्योंकि यहाँ 3 दूनी 6, यानी 3 इसमें दिख रही हैं, 3 ऑक्सीजन यहाँ दिख रही है, बाहर का गुणा करेंगे 2 से तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो जाएंगी। ये आपको ध्यान रखना है। बाहर बता रहा है कि ये NO3 कितने हैं, 2 हैं, NO3 2 हैं, तो 2 में ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 3 3 करके 6 हो जाएंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी दिख रही है। अब इसको करेंगे क्या, यहाँ पर पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें, इसके बाद ही हम क्या करेंगे, इसको संतुलित करेंगे, या फिर इसके पीवी के परमाणु को देखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, NO3 का होल ट्वाइस और यहाँ लिखेंगे PbO प्लस NO2 प्लस O2। तो एक चीज तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे Pb कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ निकली, 2 यहाँ, 4 और 1 यहाँ पे 5। और इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ कितनी ऑक्सीजन, 6, यानी यहाँ पर अगर 1 ऑक्सीजन और आ जाती तो ये 6 हो जाती। तो यहाँ पर अगर हम क्या करें, 2 कर दें, तो ये ऑक्सीजन भी अब 2 हो गई, Pb भी 2 हो गए, लेकिन Pb का बैलेंस बिगड़ गया है। Pb इधर 1 है, इधर 2 है। अब Pb को बैलेंस कर लेते हैं। Pb को कैसे बैलेंस करेंगे, Pb 1 यहाँ पर है तो सामने क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। अब जब 2 लगा देंगे तो ये सारा का सारा जो पूरा मॉलिक्यूल है पूरा डबल हो जाएगा, यानी NO3 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब इनको NO3 को निकालना है। NO3 यहाँ पर देख सकते हैं N कितने हैं, तो 2 मोल है। पहली बात आपको ध्यान रखना है यहाँ से N कितने हैं, तो NO3 यहाँ से 2, इसका गुणा करेंगे तो 2 NO3 मिलेंगे, और इसका गुणा अगर यहाँ से करेंगे क्योंकि ये पूरा 2 गुना है तो 4 NO आ रहे हैं, अर्थात N कितने हैं, 4 हो जाएंगे, 2 और इसका गुणा करेंगे तो 4। ये बात समझ में आ रही होगी मेरी। यहाँ N कितने हैं, 1, तो 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 N आ जाएंगे, और 2 का सामने से भी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, यानी यहाँ पर कितने NO2 आ जाएंगे, 4। अब ये आपको पता चल गया NO2 कितने आ गए, 4। अब ऑक्सीजन का बैलेंस में देखना है, क्या ऑक्सीजन बैलेंस है। अगर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं तो एक और बैलेंस कर लेते हैं। मैंने कहा N हमारे 4 हो गए, 4 NO2 निकलेंगे। अब 4 NO3 है, 4 NO2 निकलेंगे तो 4 ऑक्सीजन बचेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि NO3 अगर ये 4 हैं और ये टूटेंगे NO2 में तो प्रत्येक से एक ऑक्सीजन निकलेगा, 4 NO2 निकलेंगे, लेकिन 4 ऑक्सीजन भी तो मुक्त होंगे। 4 ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन जाएंगे, ये O2 बना लेंगे, और 2 ऑक्सीजन जाएंगे Pb के साथ जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा बैलेंस आपका, यानी कि समीकरण आपकी क्या हो गई है, संतुलित हो गई है। इसको आपको ध्यान नहीं देना है। इतनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको और नहीं समझ में आया फिर भी इस एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे मैंने ले लिया N2 प्लस 3H2 प्लस H2, ये क्या है, ये अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। ये बनाएंगे क्या, अमोनिया बनाएंगे, NH3। अब आसानी से आप करिए, और क्योंकि ये छोटा एग्जांपल है वो थोड़ा बड़े पड़ जाते हैं, इनको देखिएगा। नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, यानी अणु 1 है, परमाणु 2 है। एक नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणु, एक हाइड्रोजन के अणु में 2 परमाणु, और मिल कितने रहे हैं, एक N है, H कितने हैं, 3 है। तो N बैलेंस नहीं, पहले N को बैलेंस कर लेते हैं। तो N को क्या करेंगे हम, यहाँ पे संख्या बढ़ाएंगे, ध्यान रखना। तो इसको अगर आप नीचे लिखना चाहें सॉल्व में तो सॉल्व में लिख सकते हैं, अगर आप चाहें उसी में करना तो उसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। N2 प्लस H2 बना है NH3। अब इसको हम संतुलित कर रहे हैं। अब देखिएगा N कितने यहाँ पर 2 है, तो इधर आपको N 2 कर लेना है। अब संख्या में यहाँ पर आप 2 नहीं लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, हमेशा सामने लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे। लगा दिया, तो ये 2 N हो गए। अब H कितने हो गए, आप गुणा कर लीजिएगा। इस H की संख्या 3 है और 3 का सामने से गुणा हो जाता है तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, यानी यहाँ 6 होनी चाहिए, संख्या 6 होनी चाहिए, है कितनी, 2 है। तो 2 का कितने से गुणा कर दिया जाए कि 6 हो जाए, तो आपको पता है 3 से कर दें, तो N2 प्लस 3H2 क्या बन जाएगा, 2NH3 बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना होता है। एग्जाम्पल नंबर और एक देखते हैं, एक नंबर एग्जाम्पल और रह जाता है, इसको भी देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 4 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या लेंगे, H2O लेंगे, जल लेंगे, और इसका वैद्युत अपघटन करा देंगे। क्या कराएंगे, वैद्युत अपघटन। हालांकि आपका वैद्युत अपघटन क्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा, बैलेंस करना आपको देखना है, इसको नहीं देखना, वैद्युत अपघटन नहीं देखना, लेकिन आपको बैलेंस करना कैसे है ये आपको देखना है। तो यहाँ बनेगा क्या, यहाँ बनेगा H2 प्लस O2। अब देखिएगा यहाँ पर कैसे क्रिया को संतुलित करते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगी क्या, संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण ढांचा समीकरण हो जाती है। इसको सॉल्व करना है, संतुलित करना है, तो इसको सॉल्व करें आप, कैसे करेंगे। तो यहाँ 2H दिख रहे हैं, यहाँ पर भी 2H है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ कितनी है, 2 है, तो किधर कम है,
इधर 2 है, इधर 1 है, इधर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे बढ़ा लीजिएगा, इसको लिखना चाहे तो दोबारा लिख सकते हैं, H2O बना है H2 प्लस O2। अब इधर आप क्या करेंगे, संतुलित कर लीजिएगा, तो यहाँ पे 2H है 2O है, O को 2 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। अब 2 अगर ऑक्सीजन करेंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाते हैं, 2 गुणे 2 तो 2 दूना 4, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे आप 2 बढ़ा देंगे, तो ये इस तरह से समीकरण क्या हो जाती है, आपकी बैलेंस हो जाती है। अब ये समीकरण संतुलित हो जाती है। इसके बाद एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसमें क्या लेंगे, एग्जांपल नंबर 5 हो जाता है। यहाँ पे लेंगे क्या, Na प्लस H2O लेते हैं। आप जितने ज्यादा एग्जांपल लेंगे, मैंने कहा ये जल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटा है, यहाँ पे सोडियम लिया है और जल से क्रिया करवाएंगे। अब जब जल से क्रिया करवाएंगे तो सोडियम क्या करता है, जल के H को रिलीज कर देता है और क्या बना लेता है, NaOH बनाता है, NaOH बनाएगा और साथ ही साथ क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलती है, H2 गैस निकल जाती है। अब इसको संतुलित करिएगा, कैसे होगा ये, तो आपको समझ में आ रहा होगा, Na कितने होंगे और OH कितने होंगे। अब H कितने निकले, यहाँ पर H आपको यहाँ दिख रहे हैं कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ कितने हैं, 1 और 2 ये 3, यानी H अगर बैलेंस करेंगे आप, हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे तो आपको पता है जल किस में टूट जाता है, H प्लस OH में, H प्लस और OH माइनस में। तो OH जो रहा होगा यानी Na गया होगा, H को रिलीज करेगा यहाँ से, H को, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, Na H प्लस को रिलीज करेगा तो बचेगा क्या, OH, यानी Na OH से क्रिया कर लेगा, तो OH कितने होने चाहिए, H2 निकले यहाँ से, H 1 निकला है और यहाँ पे निकले 2 हैं, तो यहाँ पे कितने H कितने Na डाले गए होंगे, तो 1 H निकले, 2 H निकले हुए हैं, 2 H निकले मैंने कहा, लेकिन ये कैसे निकले, 1 Na डालने से थोड़ी निकलेंगे, मैंने कहा 1 Na 1 H को हटाएगा, इतनी बात समझ में आ गई होगी, 1 Na 1 H को हटाएगा तो 1 H निकलना चाहिए था, यहाँ पे 2 निकले हैं, मतलब 2 Na आए होंगे, 2 H को हटाएंगे, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसको संतुलित करने के लिए तो हम नीचे लिख रहे हैं Na प्लस H2O बना है NaOH प्लस H2। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यानी मैंने कहा 1 Na जाएगा, 1 H हटाएगा, 1 H निकला, यहाँ तो 2 दिखाई दे रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, 2 Na लिखना होगा, 2 Na लिख दिया। अब यहाँ 2 Na लिख दिया है तो जल कितने हैं, अब जल अगर यहाँ पे 1 जल से निकलेगा तो 2 H कितने जल से निकलेंगे, 2 जल से निकलेंगे। अब Na इधर 2 है, इधर Na कितने हैं, 1 है, तो इसको भी बैलेंस कर लेना है, तो 2Na प्लस 2H2O बना क्या है, 2NaOH प्लस H2, ये आपकी संतुलित समीकरण हो जाती है, ये आपकी बैलेंस समीकरण यहाँ पर हो जाती है, सॉल्व लिख दीजिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये आपकी ये समीकरण भी बैलेंस हो जाती है, ये आपकी हो जाती है। ये सोडियम है, सोडियम जब जल से क्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है और हाइड्रोजन गैस देता है, ये आपको ध्यान रखना होता है। अब अगला एग्जांपल हमारा होगा पोटेशियम क्लोराइड, तो उसको देख लेते हैं, पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है, 5 एग्जांपल हो चुके हैं आपके, संतुलित करना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो एग्जांपल हमारे एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएंगे। तो एक बार ले रहे हैं हम पोटेशियम क्लोराइड, एग्जांपल नंबर हमारा हो जाएगा 6, तो एग्जांपल नंबर 6 में ले रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड KClO3, और ये टूटता है तो क्या देता है, KCl देगा प्लस O2 देता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि अगर ढांचा, ये ढांचा समीकरण है, क्या है, ढांचा समीकरण है, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, इसको क्या करना है, सॉल्व करके संतुलित में लाना है, इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करेंगे तो फिर से एक बार लिख ही लेते हैं, वैसे अब चाहे तो आप जल्दी करने के लिए यहाँ पे दूसरे कलर लिख सकते हैं, इसी में समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे के कितने हैं, 1 है, यहाँ भी 1 है, Cl कितने हैं, 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे O 3 है और यहाँ O 2 है, यानी इसको अगर हम, अब ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन गैस से बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पे कोई और मोल तो डाला नहीं गया है, इसी को बढ़ाना है, तो इसको अगर हम, अगर इसके 2 मोल हम कर दें तो यहाँ O कितने हो जाएंगे, 2 यानी 6 हो जाएंगे, 3 दूनी 6, मैंने कहा ना इस संख्या का गुणा इससे करेंगे तो आपको ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या पता चल जाएगी। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, लेकिन सामने इसके 2 गुना है, यानी 3 दूनी 6, टोटल ऑक्सीजन 6 है। यहाँ पर KCl है, वो है नहीं, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन होने चाहिए, है कितने, 2 हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर यहाँ पर आप 2 लगा रहे हैं तो यहाँ पर आपको कितना लगाना होगा, 3 लगाना होगा, अर्थात आपकी समीकरण यहीं से क्या हो जाती है, संतुलित हो जाती है। KCl कितने हैं, अभी K को देख लीजिएगा, KCl अब यहाँ पे 2 हो गए हैं, तो यहाँ पर क्या करना होगा, आपको 2 KCl लिखना होगा। ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है,
पोटेशियम क्लोरेट, और ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, क्लोराइड, और ये ऑक्सीजन हो जाती है, ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन हो जाती है। तो ये इस तरह से आपका एग्जांपल बन जाएगा, एग्जांपल नंबर 6 बन जाएगा। एग्जांपल नंबर हम और एक देखना चाहें तो एग्जांपल नंबर 7 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे हम ले रहे हैं AgCl, AgCl, और इसको तोड़ रहे हैं, ये बना रहा है Ag प्लस Cl2। बहुत आसान सी क्रिया है, इसको आप अपने मन से देख के बता सकते हैं। तो यहाँ Ag 1 है, यहाँ Ag 2 है, यहाँ पर Cl कितने हैं, 2 है, यहाँ 1 है। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, Cl को आ जाएगा। तो यहाँ अगर 2 है तो यहाँ भी 2 करना होगा। 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, आगे संख्या लगाएंगे। अब जब 2 आगे कर देंगे तो Ag भी हो गए कितने, 2, तो यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। तो ये आपका ये समीकरण आपकी एक ही समीकरण में संतुलित हो जाती है। बैलेंस और अनबैलेंस आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक हमारा कौन सा हो जाएगा, तो वो होगा केमिकल रिएक्शंस के टाइप, यानी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो जनरली अगर हम देखें तो क्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में देख लेंगे। अब क्रियाओं के प्रकार काफी पूछे जाते हैं, इन अलग अलग प्रकार अलग अलग मेथड से होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें अगला हमारा टॉपिक क्या है, तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक क्रिया के प्रकार, रासायनिक रिएक्शंस करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार अगर देखे जाए तो मेनली इनके कई प्रकार मिल जाते हैं, और वो भी कई बेसिस पर होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि इनकी क्रियाविधि के आधार पर अगर देखा जाए, पदार्थ अगर कोई जुड़ रहा है तो उसको योगात्मक कहते हैं। अगर कोई एक पदार्थ का परमाणु या कोई समूह अगर एक पदार्थ के परमाणु या समूह को विस्थापित कर रहा है तो इसको विस्थापन क्रिया कहते हैं। अगर कोई एक समूह दूसरे समूह को जोड़ रहा है और दूसरा वाला दूसरे से जुड़ जा रहा है, यानी अदला बदली अगर हो रही है, तो ऐसा को द्विअपघटन या द्विविस्थापन कहते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई पदार्थ एक पदार्थ टूटकर कई दो पदार्थों में बढ़ जाता है तो इसको क्या कहते हैं, अपघटन कहते हैं, या फिर वियोजन भी हो सकता है। यहाँ पर पदार्थ जब टूटते हैं, नए पदार्थ कई बनाते हैं, तो इसको वियोजन या अपघटन कहते हैं। और साथ ही साथ इसमें अगर कोई एक पदार्थ से कुछ अंश, कोई परमाणु या समूह पूरा निकल जाता है तो इसको विलोपन क्रिया कहते हैं, या फिर इसको हम एलिमिनेशन इंग्लिश में कह सकते हैं। तो ये तो थे क्रिया की क्रियाविधि के आधार पर, लेकिन कुछ और मेथड होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके ह्रास और वृद्धि के आधार पर अगर देखा जाए तो क्रिया दो प्रकार की बन जाती हैं। कौन कौन सी, ऑक्सीकरण और अपचयन। और साथ ही साथ अगर हम बात करें उष्मा के अवशोषण और क्षेपण के आधार पर अगर देखें तो क्रिया दो प्रकार की बन जाती हैं, उष्माशोषी और उष्माक्षेपी। उन्हीं के एक और बेसिस पर अगर देखा जाए तो अब क्रियाओं की दिशा अगर देखी जाती है, क्रिया दोनों दिशाओं में चल सकती है या एक ही दिशा में चल सकती है, तो इस बेसिस पर देखा जाए तो क्रिया दो तरह की हो जाती है, मतलब हर एक बार बदल जाता है। तो अगर दोनों दिशाओं में चल रही है क्रियाएं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको फिर कहेंगे हम उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय क्रियाएं। तो अगर एक ही दिशा में चल रही है, दूसरी दिशा में वापस नहीं लौट सकती उसी दिशा में जिस दिशा से चली थी, तो इसको हम क्या कहेंगे, अनुत्क्रमणीय। लेकिन अगर एक दिशा में गई और समान परिस्थितियों में पुनः दूसरी दिशा में लौट आई है तो इसको क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय क्रियाएं। तो आइए देखते हैं इन क्रियाओं के प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं। तो अगर हम बात करें तो रासायनिक क्रियाओं में भिन्नात्मक समानता पाई जाती है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, भिन्नात्मक समानता मतलब प्रत्येक अभिक्रिया भिन्न भी है और लेकिन उसकी तरह की कई अभिक्रियाएं भी होंगी। तो समानताओं के आधार पर क्रियाएं कई प्रकार की हो जाती हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समानता के आधार पर क्रियाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। समानता के आधार पर अभिक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार की होती है।
निम्नलिखित प्रकार की होती है जैसे कि अब बात करते हैं, हम पहले लिस्टिंग कर लेते हैं और लिस्टिंग करके ज्यादा आसानी से पढ़ पाएंगे। तो पहले ही हमारी हो जाएगी क्या, योगात्मक क्रियाएं। योगात्मक अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रियाओं को कहते हैं एडिशन रिएक्शन या कंपोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे, कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शंस। दूसरी हो जाती है विस्थापन क्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं, इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे लगाते चले तो बहुत सी क्रिया हो जाएंगी, एक के बारे में नहीं कई के बारे में पढ़ना है। दूसरी हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी द्विविस्थापन, या इसी को उभय अपघटन भी कहते हैं। उभय अपघटन अभिक्रिया है। डुअल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ नंबर की अगर हम देखें तो यहाँ पे हो जाएगी, अब आती है यहाँ पे दो तरह की क्रिया होती है, लेकिन उनको दोनों को कक्षा 10 की अगर आप बुक देख रहे हैं, क्लास 10 की अगर कक्षा 10 की बुक देखेंगे तो उसमें आपको अपघटन और वियोजन एक ही में दिया जाता है और एग्जाम्पल भी एक ही में समझा दिए जाते हैं। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है, वियोजन अलग होती है और अपघटन अलग होती है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वियोजन तथा अपघटन, दोनों की बात करेंगे, लेकिन वियोजन तथा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं तथा अपघटन अभिक्रियाएं। वियोजन तथा अपघटन अभिक्रियाएं, इसको बोलेंगे, वियोजन को डिसोसिएशन कहते हैं और अपघटन को डिकम्पोजिशन कहते हैं। अगर आप चाहें तो अलग अलग ना लिखकर एक ही में लिख सकते हैं, हम चलिए एक ही में ना लिखकर अलग अलग कर दे रहे हैं। तो ये फोर्थ नंबर की हो जाएगी कौन सी, वियोजन अभिक्रियाएं, और इसको बोलते हैं वियोजन डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन डिसोसिएशन, DISSOCIATION, डिसोसिएशन रिएक्शंस। रिएक्शंस क्योंकि हम सभी को बहुवचन बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और अगली पांचवी अगर हम लिखना चाहें तो इसी को लिख सकते हैं क्या, अपघटन को ही। पांचवी हमारी हो जाएगी कौन सी, अपघटन अभिक्रियाएं। अपघटन अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रियाएं, और इसको बोलेंगे क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिसोसिएशन, ये अपघटन, डिकम्पोजिशन। रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो ये क्रिया हो जाती है। यहाँ पर अगर विस्थापन की बात करें तो इसको हम और एक नाम देते हैं क्या, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन, और प्रतिस्थापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपको ध्यान रखना है, इसी का नाम है, इसी का दूसरा नाम हो जाता है। तो ये जनरली आपको 5 प्रकार की ये क्रिया हो जाती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें और तो जैसे कि ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी के आधार पर, यानी ऊष्मा शोषण और क्षेपण के आधार पर 2 तरह की क्रिया, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी। और इसके अलावा अगर और एक है वियोजन हो गया। यहाँ पर एक क्रिया आएगी, जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी, उत्क्रमणीय क्रिया और अनुत्क्रमणीय क्रिया। अगर क्रिया एक दिशा में जा रही है और दूसरी दिशा में लौट नहीं रही है तब ऐसी क्रिया को अनुत्क्रमणीय क्रिया कहते हैं। यानी अगर उत्क्रमण नहीं कर रही, मतलब वापस नहीं लौट रही है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि इधर भी जा रही है और वही क्रिया दूसरी परिस्थितियां उस सेम रहने पर इधर भी लौट आ रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको उत्क्रमणीय क्रिया कहेंगे। और ऊष्मा शोषी ऊष्मा क्षेपी मैंने बता दिया है, उसके आधार पर हो जाएंगी। देखते हैं इनके बारे में, एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसके। तो इतनी क्रिया हो जाती है, इन क्रियाओं को पढ़ते हैं, प्रत्येक के प्रकार पढ़ना है, प्रत्येक की डेफिनेशन पढ़नी है। तो एक बार आप ध्यान से देखिएगा, हम जो बताने जा रहे हैं उसको पहले ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्रियाएं हर बार पूछी जाती हैं और इनके एग्जाम्पल जितने ज्यादा आप अगर स्टडी करेंगे उतना ज्यादा ये क्रियाएं आपकी आसान हो जाएंगी। और अब क्रियाएं ये पूछी ही जाती हैं, बस माइन्यूट क्वांटिटी में इनके अंदर का देखा जाए तो थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन होता है, थोड़ा डिफ्रेंसिएशन होता है, बहुत ज्यादा नहीं। बस अब क्रियाएं रासायनिक क्रियाएं हैं, जनरली लोगों को ये ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा भारी भरकम समझ लेते हैं और डर जाते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। अब एक बार इसको जरा देखिएगा, नाम से ही सारी क्रियाएं समझ में आ रही हैं। अब एक चीज तो पता है, योगात्मक यानी कि योग हो रहा है, जिन क्रियाओं में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलेंगे और एक नया पदार्थ बनता है, तो ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं, योगात्मक या कॉम्बिनेशन या फिर एडिशन रिएक्शन कहते हैं, यह ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दूसरी हो जाती है विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है अगर हमारे पास कोई बैठा हुआ है, उसको हटाकर कोई दूसरा आकर बैठ जाए, मैं तो वहीं पे बैठा हूँ, मेरे पास जो बैठा था उसको हटाकर दूसरा आ गया, तो इसको क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो परमाणु किसी से जुड़ा हुआ है उसमें कोई परमाणु या समूह आकर दूसरा कोई परमाणु समूह उसको विस्थापित कर देता है। यानी एक यौगिक के अणु से कोई परमाणु या समूह अगर विस्थापित किया जा रहा है, हटाया जा रहा है और उसके स्थान पे दूसरा आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट, उसके प्लेस से हटा देना, उसके स्थान पर दूसरा आ जाना। द्विविस्थापन क्या होता है, विस्थापन यहाँ पर भी हो रहा है लेकिन यहाँ पे द्विविस्थापन है। अब ये किसका होता है, जनरली डुअल आयनिक यौगिकों का होता है। जैसे कि हम बात करें अगर तो लवण वगैरह ज्यादातर इसमें आते हैं, अम्ल क्षार या लवण हो सकते हैं। इनमें क्या होता है, 2 आयन होते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन। एक धनायन जो होता है वो ऋणायन के साथ और ऋणायन वाला धनायन के साथ जुड़ जाता है, यानी अदला बदली हो जाती है। इसमें क्या होती है, आयनों की अदला बदली हो जाती है। वियोजन में क्या होता है, वियोजन में एक पदार्थ होता है वो टूट जाता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों में, और कंडीशन कभी जब चेंज होती है, परिस्थितियां हटती हैं, यानी अगर उनको नई परिस्थितियों में लाया जाता है तो पुनः वही दोनों पदार्थ फिर से आपस में जुड़ जाते हैं और एक नया पदार्थ बना लेते हैं। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, अगर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को जोड़ रहे हैं तो अमोनिया बन रही है, लेकिन अगर लासातली नियम के अनुसार देखा जाए, अमोनिया की मात्रा अगर ज्यादा हो गई तो सांद्रता बढ़ने से, अमोनिया की सांद्रता बढ़ने से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पुनः टूट जाते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अपघटन क्रिया क्या होती है, अपघटन आप जानते हैं, अगर कोई बॉडी डेड हो जाती है उसके बाद धीरे धीरे उसका अपघटन हो जाता है, आप अच्छे से जानते हैं। कोई पेड़ पौधा मर जाता है, कोई जंतु मर जाता है, तो उसकी बॉडी में अपघटक लग जाते हैं, यानी सूक्ष्म जीव लग जाते हैं, उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे कणों में तोड़कर खत्म कर देते हैं। हालांकि कोई चीज खत्म नहीं होती है, आपको पता है, लेकिन उसको छोटे छोटे कणों में तोड़कर उसको मिट्टी में मिला देते हैं। तो ठीक उसी तरह से अगर यहाँ पे देखा जाए अपघटन, अपघटन मतलब होता है टूटना, पूरी तरह से तोड़ देना, सरल अणुओं में तोड़ देना। तो यहाँ पे कोई क्रिया का कोई यौगिक होगा जो कि आसानी से छोटे छोटे अणुओं में टूटेगा और टूटकर नए पदार्थ बनाएगा, लेकिन पुनः उन नए पदार्थों से एक पुराना वाला जो पदार्थ है वो नहीं बन पाएगा। तो ये क्रिया एक दिशा में चलती है और ये 2 दिशाओं में चलती है। इनके लिए विशेष सिंबल का यूज करते हैं, इनके लिए एक सिंबल होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर, चलिए दूसरे कर्सर इधर, इनके लिए 2 हाफ एरो लिखी जाती है। वियोजन क्रियाओं के लिए 2 हाफ एरो ऐसे लिखी जाती है। इसका मतलब ये है कि 2 अर्ध क्रियाएं, यानी जो कि एक अग्र दिशा में और एक पश्चिम दिशा में चल सकती है। लेकिन अपघटन के लिए कैसा सिंबल देते हैं, तो इसके लिए 1 एरो देते हैं और एक ही दिशा में रहती है, ये इसकी पहचान होती है। लेकिन अगर अब बात करें तो इन क्रियाओं के भी 2 टाइप हो जाते हैं। तो अब इनको हम पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या होते हैं। पहले हमारी हेडिंग हो जाएगी योगात्मक क्रियाएं। तो पहली हेडिंग हमारी होगी कौन सी, योगात्मक क्रियाओं की। तो देखिएगा एग्जांपल नंबर 1,
हम आपको थ्योरी बताते चलते हैं साथ में और साथ ही एग्जांपल भी लिखते चलते हैं। तो एग्जांपल हमारा हो जाएगा, यहाँ पे एग्जांपल शुरू करते हैं और पहला एग्जांपल हमारा हो जाएगा क्या, जैसे हमने ले लिया S+O2, तो ये बनाएंगे क्या SO2। एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए तो देखिएगा, ये सल्फर है और ये ऑक्सीजन है। सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा एग्जांपल इसी का हो जाएगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन जब दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, CO2 बनाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, तीसरा एग्जांपल अगर हम ले लें, आप लिखते चलिएगा, पदार्थों के नाम अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तीसरा हो जाएगा H2 कितने 2 प्लस O2, ये बना लेंगे क्या H2O बना लेंगे, जल बना लेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, जल बना लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना होता है। इसके अलावा अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम जोड़ दें CaO को, फोर्थ नंबर एग्जांपल हमारा हो जाएगा CaO प्लस, यहाँ पे लेंगे H2O। चलिए यहाँ CO2 ले लेते हैं, तो ये बना लेगा क्या, CO2 लेंगे तो ये क्या बना लेगा, ये फास्टिंग गैस बना लेता है। क्या बना लेता है, CaO सॉरी माफ कीजिएगा, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा CaCl2, तो ये हो जाता है CaCl2। तो यहाँ पर हो जाएगा CaO प्लस Cl2। इसके अलावा अगर कुछ एग्जांपल और देखना चाहें, तो फिफ्थ नंबर एग्जांपल आपका हो जाएगा, फिफ्थ नंबर यहाँ पर आपने देखा है कैल्शियम ऑक्साइड है और क्लोरीन मिलाया गया है। यहाँ पर हम कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस Cl2 अगर मिला रहा है तो ये क्या बना लेंगे, ये फास्टिंग, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, और यहाँ COCl2 ये फास्टिंग गैस होगी। ये आपको ध्यान रखना है, फास्टिंग गैस, दोनों में अंतर, ये जहरीली गैस होती है और जबकि एक ब्लीचिंग पाउडर होता है, आपको ध्यान रखना है, ये विरंजक का कार्य करता है। 6 नंबर में देखेंगे, अगर हम आपके सिलेबस में भी है, आपको पढ़ना भी है इसको, ब्लीचिंग पाउडर को। और इसके अलावा देखते हैं अगर हम CaO प्लस H2O, ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी ये कली चूना है जिसको हम बिना बुझा चूना या अनबुझा चूना कहते हैं, कली चूना, और ये जल होता है। जब इस जल को मिलाते हैं तो आपको पता है क्या होती है, उष्मा निकलती है, याद है। चूने में जल डालेंगे तो क्या होगी, बहुत तेजी से उष्मा निकलती है, हीट हो जाता है, पूरा जलने लगता है जैसे कि, और ये क्या हो जाता है, तो ये बुझा चूना हो जाता है और इसको लिखते हैं CaOH का होल ट्वाइस, ये बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसके अलावा अगर हम देखें कहीं, इसके अलावा अगर हम कोई भी धात्विक ऑक्साइड ले सकते हैं, जैसे MgO ले लें, MgO ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, इसमें अगर हम जल डाल देते हैं H2O तो ये बना लेता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं इसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल अगर मिलाएंगे तो बनेगा क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है, ये एक प्रकार का एंटासिड होता है, एंटासिड जो कि क्या होता है, अम्लता को दूर करने के लिए, जैसे इनो अगर आप लेते हैं उस तरह से ये यूज किया जाता है, एंटासिड का कार्य करता है। तो ये एग्जांपल नंबर हो जाएगा 7th। और इसके अलावा एक एग्जांपल देख लेते हैं भाई, ये आप नोट करते जाइएगा। 8th नंबर का एग्जांपल हमारा हो जाएगा 8th, मैंने कहा C2H4, ये एथिलीन गैस होती है, एथिलीन गैस होती है। हालांकि गैस होती है, आपको पता है, मैंने एक चीज बता रखी है आपको कि गैस वगैरह है तो हम कैसे पता करते हैं। तो इनके लिए आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे सॉलिड लिख सकते, सॉरी गैस लिख सकते हैं, G लिख सकते हैं प्रतीकों के रूप में, प्रतीक लिखते हैं ना कि ये ठोस है, द्रव है या गैस है। इसमें क्या करेंगे, एक मिनट, यहाँ डालेंगे प्लस H2 और H2 डालेंगे तो इसकी प्रेजेंस में डालेंगे Ni यानी निकिल की उपस्थिति में होगा। निकिल उत्प्रेरक जब डालते हैं तो इसकी उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो इसका अपचयन हो जाता है, हाइड्रोजन जुड़ जाती है और क्या बना लेता है, C2H6 बना लेता है। ये एथेन होती है, ये क्या होती है, एथेन गैस होती है।
ये आपको ध्यान रखना होता है। तो ये एथिलीन से एथिलीन बन जाती है। इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं, जैसे धात्विक ऑक्साइडों को जलाया जाता है, यानी धातुओं को जलाया जाता है तब भी ऐसा ही होता है। अगर सोडियम जला रहे हैं तो सोडियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेंगे, अब देख सकते हैं, इधर देखिएगा 9th नंबर देख लीजिएगा, Na ले लिया मैंने, 2Na ले लिया, प्लस O2 लेंगे तो आपको 2Na नहीं लेना पड़ेगा, फिर इसको बैलेंस करना पड़ेगा भाई। 4Na लेंगे, 4Na लेंगे, एक Na 2 ऑक्सीजन से जुड़ेगा और 2 ऑक्सीजन है तो 4Na जरूरत पड़ेंगे। तो यहाँ बन जाएगा क्या, Na2O, कितने 2Na2O, यानी सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। सोडियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे, सोडियम ऑक्साइड बना लेंगे। एक और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे कैल्शियम है और ऑक्सीजन है, अगर कैल्शियम को जलाते हैं या किसी भी धातु को आप जला रहे हैं तो आपको पता है क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन साथ में ये ऑक्साइड बन जाते हैं। धातुओं को जलाने पर उनके ऑक्साइड बनते हैं। तो यहाँ पर एक 10th नंबर का एग्जाम्पल और देख लीजिएगा, जैसे कि हम कैल्शियम ले लेते हैं, 2Ca प्लस O2 क्या बनाएंगे, CaO बन जाएंगे दोनों। कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम है और ये ऑक्सीजन है, जब आप कैल्शियम जलेगी तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, अर्थात चूना बनकर तैयार हो जाता है। तो ये आपको दिख रहा है एग्जाम्पल। इसमें अगर आपको कोई समस्या आ रही है, जैसे कि यौगिकों को पढ़ने में समस्या है, तो इसकी समस्या आपको अभी है, लेकिन अगर आप हमारी क्लास से देखते रहेंगे तो ये समस्या नहीं रह जाएगी, क्योंकि हम इसको बताने वाले हैं कि ये सारे यौगिक बनते कैसे हैं और इनका नाम कैसे पढ़ा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ये देखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये कैल्शियम, ये क्लोरीन है, तो कार्बोक्सी क्लोराइड हो जाता है। कार्ब ऑक्सी क्लोराइड, कार्ब कैसे आया, कार्बन से आया, ऑक्सीजन है इसलिए ऑक्सी कहा गया, इसको हाइपो भी कहते हैं, और क्लोरीन आ गया इसलिए इसको क्लोराइड कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, यहाँ से देख सकते हैं कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, जब ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ती है तो ऑक्साइड बनाती है, किसके साथ जुड़ी है, कैल्शियम के साथ, तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। ये तो जल ही है, क्या बनाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब OH होता है, OH समूह जुड़ा होता है तो इसको हाइड्रोक्साइड कहते हैं, किसके साथ है, कैल्शियम के साथ, इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे देखिएगा, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जल है ये, मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोक्साइड यानी OH, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। बाकी ये आपको कैसे आईपीएससी करनी होती है इनके बारे में तो हम आपकी आईपीएससी पूरी बताएंगे, वो मैंने बता भी रखी है, आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पूरी की पूरी आईपीएससी मैंने बता रखी है। तो एडिशन रिएक्शन हो गई हमारी। अब इसके बाद का हमारा जो अगला टॉपिक है, यानी कि इसके बाद की जितनी भी अभिक्रियाओं के प्रकार हैं उनको भी एग्जाम्पल की तरह समझेंगे। हमारी वीडियो के साथ आप कमेंट वगैरह देते रहेंगे और हमें ये रिप्लाई देते रहेंगे कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपके कमेंट हमें मिलते रहेंगे, हम आपको अच्छे से अच्छा मैटर, अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।